नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत पांडे नॉलेज पंडित पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 5000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जीके की वो सीरीज है जो हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। आपके लिए इस वीडियो में लगातार बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि 5000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज में पर डे आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें आपके लिए रोज 200, 100 और 300 क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियोस प्राप्त होते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए मास्टर वीडियो है, तो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो चावल का प्रयोग प्राचीन काल में मानव के द्वारा सबसे पहले हुआ था। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो भारतीय इतिहास का वह स्रोत है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनान वासियों ने भारत को सबसे पहले इंडिया कहा था। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो कपिशा नामक भारतीय राज्य चीनी यात्री हेनसांग सबसे पहले पहुंचा था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले मिलता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो श्रावस्ती नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो है सबसे ज़्यादा दिए हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने कराया था? तो अशोक ने भारत में शिलालेखों का प्रचलन कराया था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन पुराणों में अशोक को कहा गया है। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र सुंग ने भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो चीन देश में रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले हुआ है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ है। प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ जो है, इसकी रचना किस शासक ने की थी? तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो हर्षवर्धन ने नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुदर्शन झील को पुनरुद्धार किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने कराया था। पुनःश्चलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो रीड ने पुनःश्चलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पुनःश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पुनःश्चलन का सिद्धांत जो है भूकंपीय तरंगों से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतरसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो आंतरिक भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होता है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के सबसे अधिक भूकंप आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप की विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे सह भूकंप रेखा कहते हैं। बर्बादी का मतलब यह है कि भूकंप से जो क्षति हुई है उस स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखा। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय के नाम से जानते हैं।
भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में घटित होती है? तो भूकंप की सुनामी घटना जो है यह धरातल पर घटित नहीं होती, यह जल में घटित होती है। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो 8,000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं भूकंप यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम भूकंप मूल के नाम से जानते हैं जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग भूकंप में होता है। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मर्केली पैमाने पर रिएक्टर पैमाने के अलावा भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं। धरातल भूकंप में तरंगों के किसके आकार की होती है? धरातलीय तरंगें जो होती हैं भूकंप की, धरातलीय भूकंपीय तरंगें वो किस आकार की होती हैं? तो धरातलीय भूकंप तरंगें जो है एल के आकार की होती हैं। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक हैं। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? तो गुरु नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी कबीर के गुरु थे। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लहर तारा काशी नामक स्थान पर जो है यह लहर तारा स्थित है, यहाँ पर कबीर जी का जन्म हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर संत कबीर नगर अब इसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कबीर की मृत्यु इस स्थान पर हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन फैला था। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले रामानंद जी थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन जो है शंकर देव ने चलाया था। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो मानव बंधुत्व गुरु नानक का धर्मोपदेश था। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया था? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने अपना योगदान दिया था। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता है। बीजक के रचयिता कौन थे? तो कबीरदास जी बीजक के रचयिता थे। महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में संसार का दुखपूर्ण होना, यह घटना मुख्य विशेषता जो थी वह समान थी। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राजकुमार भोजराज की पत्नी थी भक्ति रस कवयित्री मीराबाई जी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन था? तो यह कथन एकनाथ प्रभु का था। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद जी ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दास बोध के रचयिता कौन है? तो रामदास जी दास बोध के रचयिता हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर का निर्माण कराया था। किस धर्मगुरु को इस्लाम ना अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो गुरु तेग बहादुर को धर्मगुरु जो थे इन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया था, जिसके कारण इन्हें अपना शीश कटवाना पड़ा था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के द्वारा यह महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन लिखा गया था। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख संत थे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव जी को असम का चैतन्य कहा जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह के संप्रदाय की अनुयायी था? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह जो है शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक अब स्थान जो है वह किस नाम से विख्यात है?
तो ननकाना साहिब के नाम से यह तलवंडी नामक स्थान विख्यात है, जो पाकिस्तान में स्थित है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो महर्षि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास जी ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास रामानंद जी के शिष्य थे। निपख निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? तो दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना की थी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास जी ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत अभी वर्तमान में विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल, भूटान भारत के उत्तर में स्थित देश हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में भारत के पाकिस्तान देश स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो अरब महासागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश के साथ अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर भारत से पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के 150 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, और ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के लिए, ये वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। प्रतिदिन आपके लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत में वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व में वनों का प्रतिशत कितना है? तो भारत में विश्व के वनों का प्रतिशत 3% है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा राज्य में भारत में सबसे कम वन पाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट पर सदाहरित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम है वनों की दृष्टि से। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है? तो महोगनी वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है। कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है? तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमाचल पर, या हिमालय कह सकते हैं आप, वनस्पति नहीं उगती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वन की अधिकता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। यहाँ पर ताप मतलब टॉप है, मतलब सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं।
भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उत्तर हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वहां पर उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है वह किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा वाले स्थान पर उष्णाद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने नई वन नीति घोषणा कब की थी? तो 1988 में केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की थी। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट, जो कि नैनीताल में है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो लगभग 100 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में देश में है। वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो लगभग 514 वन्य जीव अभयारण्य देश में स्थित हैं। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? तो लगभग 43 संरक्षण रिजर्व वर्तमान में देश में है। वर्तमान में देश में कितने सामुदायिक रिजर्व हैं? तो समुदाय रिजर्व वर्तमान में देश में कुल 4 हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में दचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जंगली हाथी का प्राकृतिक आवास है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। भारतीय गेंडे किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में भारतीय गेंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिमी बंगाल में बुक्सा बाघ परियोजना भारत में स्थित है। वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो पांडा वन्य जीव कोष का चिन्ह है या प्रतीक है। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो असम और पश्चिम बंगाल वाले स्थान पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। देश हंगुल परियोजना कब शुरू हुई थी? तो देश हंगुल परियोजना 1970 में शुरू हुई थी। शेर परियोजना कब शुरू हुई थी? तो शेर परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? तो बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1974 में घड़ियाल परियोजना शुरू हुई थी। गैंडा परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1987 में गैंडा परियोजना शुरू हुई थी। हिमचीता परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1987 में हिमचीता परियोजना शुरू हुई थी। मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1975 में मगर प्रजनन परियोजना शुरू हुई थी। लाल पांडा परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू हुई थी। हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1991 में हाथी परियोजना शुरू हुई थी। ये परियोजनाएं जो होती हैं निश्चित प्रकार की, तो वो जिनकी भी परियोजना होती है उनको या तो संरक्षित करना, या तो उनकी संख्या कम हो रही है तो वृद्धि करना, या उनको एक स्थान से दूसरा आवास पर शिफ्ट करके वहाँ पर उनकी प्रजाति को बढ़ाना, इससे संबंधित होती है। सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल कहाँ पर है? तो सबसे पहला बाघ संरक्षित स्थल जो है वो जिम कॉर्बेट है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल नागार्जुन सागर है। राइट आंसर हो जाएगा। देश में अब तक कितने जैवमंडल संरक्षक क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं? तो लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थापित देश में किए जा चुके हैं। भारत में कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो लगभग 30 स्थल भारत के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो 1970 में कलकत्ता में भारत में वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो सभापति राज्यसभा की बैठकों के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु अपनाई जाती है।
उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के दोनों सदन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो लगातार 2 बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति रहे हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से 12वें उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो कम से कम 20 लोगों के अनुमोदन आवश्यक हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के लिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति पद हेतु 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में संविधान के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? तो राज्यसभा का सदन का जो है सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थल है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो नाम्बावरवे चोटी जो है यह असम राज्य में स्थित है, हिमालय की पर्वत चोटी है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। भारत का कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे ऊंची चोटी है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे जो पर्वत चोटी है संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो लघु हिमालय पर ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है। हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? तो अराकानयोमा नामक पर्वत चोटी हिमालय पर्वत की जो है यह म्यांमार देश में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सेनेजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के राज्य सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली राजस्थान में स्थित भारत की सबसे प्राचीन जो है पर्वत श्रेणी स्थित है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। भारत सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर जो है सियाचिन है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो केरल में स्थित पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ बिहार में स्थित हैं। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,850 मीटर है लगभग। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी की सीमा निर्धारित होती है? तो भारत और म्यांमार के बीच में खासी, पटकोई बूम और अरायनकोमा ये तीनों पहाड़ियाँ हैं जो सीमा का निर्धारण करती हैं। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ी के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। हिमालय की हिमरेखा कहाँ स्थित है? तो 4,500 से 6,000 मीटर ऊपर हिमालय की हिमरेखा स्थित है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो शिवराय की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत शिखर है। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है।
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिमंडल की बैठक के सभापति होते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भारत के प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन के हिसाब से था, अब तो आंसर बदल जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? तो ब्रिटेन देश में संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले लागू हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित होती है? तो तथ्यात्मक संप्रभुता भारत में प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति संसदीय शासन प्रणाली में होती है। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी जी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो HD देवगौड़ा जो थे, ये जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह जी एक भी दिन संसद नहीं गए प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो हैं यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर 6 माह तक रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युत का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसको पद से हटाने का प्रावधान लिखा हुआ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री थे। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बिल्कुल बन सकता है। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो खैबर दर्रे से होकर आर्य भारत आए थे। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग किस नाम से प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग का नाम जो है बनिहाल दर्रे को दिया गया है। पालधार दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को पालधार दर्रा जोड़ता है। तुजू दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो सिक्किम, भारत को सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये चीन के साथ में लगा हुआ है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो माना दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था? तो नाथुला दर्रा भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए 2006 में खोला गया था।
पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है? तो अरावली भाग में, अरावली पर्वत श्रृंखला भाग में पीपली घाट दर्रा स्थित है। जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जयलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। पाचाला दर्रा किस राज्य में है? तो पाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में थालघाट और भोरघाट दर्रे हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। संविधान भारत का जो है, इसके अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति जी हैं। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष उम्मीदवार की न्यूनतम आयु राष्ट्रपति पद के लिए होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के मामले भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 150 क्वेश्चन सीरीज़। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन कर लें और अगले वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन को ऑन करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आ रहा हूं 5000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ये जीके के। पर डे आपको प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता है। आज का ये वीडियो हम देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। 100 प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। वाहिंद का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में वाहिंद का युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो ससवनी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो मुल्तान राज्य के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण किया था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा था। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज राजा प्रथम ने तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। किस राजवंश ने दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्य साम्राज्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह पर मिला है? तो पल्लवों का एकाश्मीय रथ महाबलीपुरम नामक जगह पर मिला है। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। यादवों के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी थी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राज राजा प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता प्रतिस्थापित की थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो मदुरई पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? तो एहोल का लाडखा मंदिर जो है यह सूर्य देवता को समर्पित है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम का समानार्थी है मामल्लपुरम। किस वंश के शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चिदम्बरम में भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तो तैलेप यानी कि तुलुप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश का पतन किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का प्रमुख देन क्या था?
तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की प्रमुख देन थी। अगला क्वेश्चन है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहां पर स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति स्थित है। महाभारत का भारत वीरता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया था? तो पेरुवु देवनार ने महाभारत का भारत वीरता के नाम से तमिल भाषा में अनुवाद किया था। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल के द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का प्रसिद्ध शासक महिपाल प्रथम था। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? तो विक्रमादित्य छठवें ने, मतलब 6वें नंबर के जो विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त चालुक्य विक्रम संवत के शासक, उन्होंने यह शुभारंभ किया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक राज्य में 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध चोल वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम तीरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन हुआ करते थे। चोलों का जो राज्य था वह कहाँ तक फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का राज्य फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल शासकों के समय में बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात प्रतिमा थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल जो है कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ पर है? तो मैसूर और बेंगलुरु में होयसल स्मारक प्राप्त हुए हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो वेंगी के चालुक्यों के द्वारा चोलों द्वारा वेंगी के चालुक्यों के साथ में वैवाहिक संबंध और राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? तो चतुर्भुज देवाकृति थी नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रमा काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो अरिमोल वर्मन राजा राज प्रथम का मूल नाम था। चोल युग में कडिमई का अर्थ क्या हुआ करता था? तो भू राजस्व या लगान चोल युग में कडिमई का अर्थ हुआ करता था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो यह भगवान शिव का मंदिर है जो कि तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन चोल युग में किया था। चोल युग में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो कुलंजू चोल युग में सोने के सिक्कों को कहा जाता था। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखमणि की उपाधि विशेष प्रतिभा दिखाने वाले योद्धा को चोल युग में मिलती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल्लाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम शासक था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? तो विचित्र चित्त की उपाधि महेंद्र वर्मन द्वितीय ने धारण की थी जो कि पल्लव वंश का महान शासक था। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पल्लवों का सामंत था। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी? तो श्रृंगार्थ दीपिका की रचना वेंकट माधव ने की थी। तुलिप द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो तैलब द्वितीय ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या की थी। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? तो निकिल और फेरस नीफे भाग पर लोहे और निकिल की अधिकता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वेस नामक भूगर्भ वैज्ञानिक ने पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकिल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी का बाह्य सतह स्थल मंडल कहलाता है।
वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो मेंटल को, जो कि पृथ्वी की परत है, वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? तो पहले 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किलोमीटर पर, अगले 300 किलोमीटर में 2 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किलोमीटर पर, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किलोमीटर पर पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो मैगलन ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में 68% मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया था? तो न्यूटन वैज्ञानिक ने पृथ्वी नारंगी के समान है यह बतलाया था। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो उत्तरी गोलार्ध पर पृथ्वी के 61% जल की मात्रा है। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत जल की मात्रा है? तो 81% जल की मात्रा पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर है। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थल मंडल है? तो 29% कुल स्थल मंडल पृथ्वी पर संसार में है। संसार में पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? तो 71% संसार में पृथ्वी पर जल है। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी नापी गई है? तो 100 किलोमीटर स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा मापी गई है। धरातल से मोहो असंबता की गहराई कितनी है? तो धरातल से मोहो असंबता की गहराई 30 किलोमीटर के पास है। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत सीमा है। स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेटल का ठोस ऊपरी भाग, इन सभी को मिलाकर पृथ्वी का स्थल मंडल बना हुआ है। भूपर्पटी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस भूगर्भ वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है। भूपृष्ठ की किस परत पर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो भूपृष्ठ की सीमा परत पर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान नामक विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो पंचतंत्र नामक पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हितोपदेश की रचना किसने की है? तो नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो 57 ईस्वी में विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ है। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार हुआ करता था पुरापाषाण काल में। किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासवदता के लेखक भास हैं, महर्षि भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। शुभाषितवली के लेखक कौन है? तो शुभाषितवली के लेखक मयूर हैं। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य में है? तो सिंधु और झेलम के मध्य में तक्षशिला नगर स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं की शैल चित्रकारी के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो
तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। पर डे आपको 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन समय के अनुसार वीडियो बनाकर हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए 100 प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आया हूं वन लाइनर फॉर्मेट में, और दावे के साथ कह सकता हूं इसमें से कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आप पहली बार देखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन अब एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो एक बार पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया है? तो विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यजुर्वेद वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी पूर्व हुआ था। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो सातवंतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले शुरू की थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का पहला प्रवचन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो सांची, जो कि भोपाल के पास में स्थित है, रायसेन जिले में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति जो है किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर में आयोजित हुई थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? तो गूढ़ पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो बहुत ही पूछी जाती है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। प्राचीन काल में कलिंग का महानतम शासक कौन था? तो खारवेल प्राचीनतम काल में कलिंग का महानतम शासक था। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव कण्व या काण्व वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान वाले भाग में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है किसे? तो तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेकलई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर मणिमेकलई सही उत्तर हो जाएगा। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतकम का संबंध किससे है? तो नवीनतकम पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित गुप्तकालीन पुस्तक है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या हुआ करती थी? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग गुप्त शासनों के शासनकाल में करते थे। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो समुद्रगुप्त नामक गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली। दक्षिण भारत का संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या होता था? तो जलाशय वाली एक भूमि, जलाशय की भूमि एरीपत्ती के नाम से जानी जाती थी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ पर किया करता था? तो प्रयाग स्थान पर हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं किया करता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। हेरोडोट्स के विवरण में भारत के किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है? तो हेरोडोट्स के विवरण से इतिहास की बात करें तो भारत का ईरान देश के साथ संबंधों का पता चलता है। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त वंश ने मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया था, जिसमें आज भी जंग नहीं लगी है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया है? तो राणा कुंभा जी ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया है।
खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? तो चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? तो तेजपाल राजा ने 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनवाए थे। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी कि प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? तो राष्ट्रकूट काल में काल जो था उसमें राष्ट्र या प्रांत का प्रधान राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना करवाई थी? तो कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना करवाई थी। युद्ध में विशेष दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो युद्ध में अपनी विशेषता दिखाने वाले योद्धा को क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। मत्तविलास प्रहसनम नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्तविलास प्रहसनम नामक नाटक की रचना की थी। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव राजवंश के समय में स्थापत्य की द्रविड़ शैली का आरंभ हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो लगभग 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्थानीय शासकों के अनुसार अगर बात करें तो मोहम्मद गौरी जो था मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ठट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी इतिहासकार था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो सबक ए हिंदी के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मत्तातुर के विद्रोही सामंत गंगराय को दमन किया था? तो कृष्णदेवराय जी ने विजयनगर के सम्राट थे जिन्होंने उम्मत्तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यता क्या थी? तो दोनों ही संसार दुखपूर्ण है यह मानते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अलवार नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती जी रहते थे। महिला सूफी राबिया कहाँ की थीं? तो बसरा नामक स्थान की थी महिला सूफी संत राबिया। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार शेरशाह के समय में किया गया था, वह उसकी महानता का द्योतक है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा है। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो बहिष्कार करने वाला मुगल सम्राट अकबर था सती प्रथा की। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ? तो 1560 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन हुआ था। शाहजहां के समय महावत खां का विद्रोह की घटना कहाँ हुई थी या नहीं? तो शाहजहां के समय महावत खां का विद्रोह की घटना नहीं हुई थी। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो जहांगीर के समय में कंधार हमेशा मुगलों के हाथ से निकल गया था। शिवाजी की अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। प्रसिद्ध चेतक किसका घोड़ा था या किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था।
भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो सूरत में भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकुर्क ने भारत में पुर्तगालियों की महानतम सत्ता को स्थापित किया था। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। राज्य हड़प नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को प्रारंभ किया था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 के बीच में कहाँ पर पड़ा था? तो देश का सबसे भीषण अकाल इस सदी में यह बंगाल में प्रांत में पड़ा था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू हुई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले जो है आयोजित हुई थी। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के महत्वपूर्ण नेता थे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधक कौन थे? तो प्रार्थना, याचना और विरोध उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे। शेरे पंजाब किसका उपनाम था? तो लाला लाजपत राय जी का शेरे पंजाब उपनाम था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा को स्थापित किया था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए 150 जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये प्रश्न जो है रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो कम समय में आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 8 से 9 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा मैं वीडियो, तो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो रोज़ इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहां खोदा गया था? तो 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर तेल का प्रथम कुआं खोदा गया था। किरकुक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध खदान है? तो किरकुक जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध खदान है। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज तेल के भंडार होते हुए भी तेल का आयात करता है। अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो अंधी घाटी क्षेत्र यूरेनियम खनिज के लिए विख्यात है। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो थोरियम जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो विश्व में यहाँ भारत की बात हो रही है तो भारत पवन ऊर्जा के मामले में 5वें नंबर पर उत्पादन करता है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1883 में फ्रांस में विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ था। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था शुरू? तो विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा इटली में सबसे पहले शुरू हुई थी। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? तो स्विट्जरलैंड देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है। कोयले की सर्वोच्चतम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला कोयले की सर्वोच्चतम किस्म होती है। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 90% एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो 80% कुल कोयले के उत्पादन का बिटुमिनस कोयला उत्पादित होता है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? तो चीन देश में कोयले का सबसे ज़्यादा आधिक्य है।
जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वेस्टफोलिया क्षेत्र जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है और कहाँ पर है? तो बांकी खान जिम्बाब्वे में विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खदान है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? तो कोयला उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। विश्वविख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो डोनवास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो रूर बेसिन कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी देश में स्थित है। कौन से संसाधन ऊर्जा की नवीनकरणीय योग्य संसाधन है? तो जल विद्युत और सौर ऊर्जा दोबारा से ये उत्पन्न हो सकते हैं, तो ये नवीनकरणीय हो जाएंगे। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। जिनका पहले उपयोग नहीं करते थे लेकिन अब करते हैं, वो है अपरंपरागत स्रोत। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश है। म्यांमार का पोगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पोगुयोमा क्षेत्र किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम का सबसे पहले उत्पादन हुआ था। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में हैं? तो कोंगो गणराज्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भौगोलिक दशाएं हैं। कुजुबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो कुजुबास कोयला क्षेत्र रूस देश में है। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो जर्मनी सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले की किस्म उत्पादित करता है। विश्व में संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो अफ्रीका में संभव है लेकिन विकास न्यूनतम हुआ है जल विद्युत शक्ति का। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आर्यभट्ट कौन थे? तो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो गुप्त वंश के समकालीन थे। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे गुप्त शासक। गुप्त राजवंश में किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता और एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? तो यह गुप्त काल से संबंधित हैं। कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। कालिदास इनके राज दरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से एरन अभिलेख संबंधित है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो सेतु बंध की रचना वाकाटक शासक ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक जो है इन्हें कविराज कहा गया है। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। स्कंदगुप्त को किस लेख के शक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख के लिए स्कंदगुप्त को, इस लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस नदी पर निर्मित हुआ है? किस सदी पर निर्मित हुआ है? दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी पर निर्मित हुआ है? तो यह 4वीं सदी में निर्मित हुआ है लौह स्तंभ जो है। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फो कुओ की में किसका वर्णन मिलता है? तो फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फो कुओ की में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े हुए थे? तो अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय शासक से जुड़े थे। हरिशेन किसका राज दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था हरिशेन। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? तो उस समय उसे दीनार के नाम से जाना जाता था। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा है? तो कालिदास जी ने रचा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई है? तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता है? तो गुप्त युग की विशेषता है नगरों का क्रमिक पतन। किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे। महरौली लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का रचयिता कौन, नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र, मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।
बाल विवाह प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो गुप्त युग में बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित हुआ था? तो अभिज्ञान शकुंतलम को सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना, जो कि भरतपुर में स्थित है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो रूपक गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में कालिदास की इस कृति की गिनती होती है। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो मौर्य युग को गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नवनीतकम जो है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त ने तांबे के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। मिहिरकुल का संबंध किससे था? तो मिहिरकुल हूण संबंधित है। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। सर्वराजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? तो 1319 में गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने प्रथम ने की थी। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर गुप्त संवत और शक संवत में है। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिलता है? तो 510 ईस्वी में सती होने का पहला प्रमाण मिलता है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 415 से 454 के बीच में ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था। चीनी यात्री हेनसांग किसके समकालीन हैं? तो हर्षवर्धन के समकालीन हैं चीनी यात्री हेनसांग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो हर्षवर्धन संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित रचित है। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी ली थी? तो कन्नौज में स्थानांतरित करी थी थानेश्वर से। सकलोतरापथन नाथ किसे कहा जाता है? तो सकलोतरापथनाथ कहा जाता है हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक शासक बंगाल का जो था हर्ष के समकालीन था। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ करता था? तो प्रयाग में अपनी धार्मिक सभाएं हर्षवर्धन करता था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, कौन सा है वह चीनी यात्री? तो हेनसांग को चीनी यात्रियों का यात्रियों में राजकुमार कहते हैं। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने करवाया? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने कराया था। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय के दान के रूप में दी थी? तो 100 गांवों की आय जो उसके पास आई थी उसे दान कर दिया था हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। दक्षिण भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या था? तो जलाशय वाली भूमि दक्षिण भारत में एरीपत्ती के नाम से जानी जाती थी। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का
मुख्य साधन क्या था? तो पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर हुआ करता था। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो पैदावार का 1/6 भाग पुष्यभूति काल में आय के रूप में लिया जाता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है। करकोटक वंश का स्थापना किसने की थी? तो दुर्लभवर्मन ने करकोटक वंश की स्थापना की थी। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया था? तो अवंतीवर्मन ने अवंती नगर नामक नगर को बसाया था। करकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो उत्पल वंश का उदय कटकोट वंश के बाद में हुआ था। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था? तो बौद्ध धर्म सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो यशोवर्मन का शासन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ। हेनसांग की रचना का नाम क्या था? तो CU की हेनसांग की रचना है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो जाग्रम या जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ज्वालामुखी की गैसें हैं। काल्डेरा किससे संबंधित है? तो काल्डेरा जो है यह ज्वालामुखी है। जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ वह क्या कहलाता है? तो उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सेलाडो जो कि अर्जेंटीना चिली में है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांगुआ ज्वालामुखी विश्व का शांत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान में स्थित ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर माउंट एटना द्वीप स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो इटली में विसुवियस ज्वालामुखी है। ज्वाला खंडाश्मी क्या है? तो तात शैल के टुकड़े और लावा, गर्म शैल के टुकड़े और लावा ज्वाला खंडाश्मी के नाम से जाने जाते हैं। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान है? तो वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार वरीय पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फॉसा मैग्ना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है फॉसा मैग्ना। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो विसर्प स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा गया है? तो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा गया है। 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो अलास्का में 10,000 धुआंरों की जो है घाटी पाई जाती है। विश्व का सबसे ज्वालामुखी सक्रिय जो है वह कौन सा है? तो किलायु ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप में है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? तो काराकटोआ ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो पेरू देश में एल मिस्टी ज्वालामुखी है। राजपूत काल कब से कब तक का माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। तो दोस्तों ये थे 150 क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई हैं, उसमें आपके लिए तैयारी अच्छी करनी है। मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के प्रीवियस क्वेश्चंस के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर आज फिर से लेकर आया हूं। रोज़ मैं आपके लिए रोज़ प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करता हूं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, शेयर करिएगा वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है,
नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? तो चारों नदियां केरल की ही नदी हैं और सबसे दक्षिणावर्ती नदी इनमें से जो है वह है नैयार नदी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो है राजकुमारी अमृत कौर जी थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो है अफजल खान मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्न में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? तो खनन ब्यूरो के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा चांदी का भंडार जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को किसने हराया था? तो सौरव कोठारी को हराया था पीटर गिलक्रिस्ट ने और इन्होंने बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। 2019 में जून तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं एन.के. सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो कालिदास जी ने जो है मालती माधव, ऑप्शन नंबर सी मालती माधव नहीं लिखी। बाकी शकुंतला, ऋतु संहार और मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास जी की ही कृति हैं। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो भारत सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का जो ये संगठन है इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? तो बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक कंप्यूटर में क्लॉड शैनॉन थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो जल जनित बीमारी कंठमाला रोग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जल जनित बीमारी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2019 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बना था? तो दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, जिन्होंने सबसे अधिक रिकॉर्ड चढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है? तो पूर्वांचल पर्वत भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है। 23 से 26 मई 2019 के बीच दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह मास मीडिया फोरम जो है किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा का लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार हैं। ये किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन ये सब माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं, राइट आंसर हो जाएगा। चैरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का रूप है जिसे नकाशी परिवार कई पीढ़ियों से चला रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो चैरियल स्क्रॉल्स जो है यह तेलंगाना राज्य में प्रसिद्ध एक कला है, राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को चल निधि कवरेज अनुपात के नाम से जाना जाता है। विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बिया विश्वविद्यालयों की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत 180 देशों में से 177वें नंबर पर था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल दबाव की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में ए.के. सीकरी जी को नियुक्त किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया और शपथ दिलाई गई? तो यूक्रेन के छठवें राष्ट्रपति बने थे वोलोदिमिर जेलेस्की। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वोलोदिमिर जेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो शंकु फल और बीज का उत्पादन करने वाला पौधा होता है इनमें से जिम्नोस्पर्म, जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है।
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को महामहिम अपना त्यागपत्र जो है वह सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। ओमान के लेखक जोका लार्थी ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 में मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था? तो मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार सेलेस्टियल बॉडी इनकी रचना थी, इसके लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 130 नंबर पर था मानव विकास सूचकांक में भारत 2018 की रैंकिंग के अनुसार। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेस मुरे होपर ने कोबोल भाषा का आविष्कार किया था, जो कि कंप्यूटर की एक भाषा है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में कम स्थान पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, अर्थात जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक है। एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है, इनमें से वह कौन है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट पट्टी रचना यानी कि बैंडिंग से होती है? तो वो चट्टान कहलाती है शैल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में अगर देखा जाए तो निम्न में से कौन सा है? तो श्रेष्ठता के क्रम में परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है। मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अर्थात साफ की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती थी? तो भारत ने ये महिला चैंपियनशिप जो है लगातार बात करें तो 5वीं बार जीती थी। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यमवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक न हो। तो कितनी नहीं होना चाहिए? तो 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए जहां पर भी हमारे लिए पंचायतों का गठन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो यह सिद्धांत ग्रेशम का नियम है, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील स्थित है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित हैं? तो यह शक्तियां जो हैं सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा किसके उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को ट्रांजिस्टर के आधार पर उनके उपयोग के द्वारा जांचा जा सकता है। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के शुजा उद दौला ने हराया था। राइट आंसर हो जाएगा। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है। जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा राजकीय पक्षी रोज रिंग तोते को घोषित किया गया था। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जो है वह जीता है। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? तो सयाजी रत्न पुरस्कार से ये नवंबर 2018 में अमिताभ बच्चन को पुरस्कृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है जो कि कपड़ों से संबंधित है? तो यह कढ़ाई शैली लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है। मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप अर्थात टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए थे? तो इन खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो दूसरे कार्यकाल के लिए जोको विडोडो को चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इंटरनेशनल डाइवर्सिटी डे के रूप में घोषित किया गया है 22 मई को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आज मैं आपके लिए 150 प्रीवियस ईयर्स जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछले 5-7 सालों से ये प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये 150 प्रश्न आप याद कर लीजिए। जीके आपका पूरा का पूरा पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एनसी बारदोलोई इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो एनसी बारदोलोई इंडोर स्टेडियम असम राज्य में स्थित है। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वह ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु जो होते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो कार्बन का वह गुणधर्म जो है श्रृंखलन कहलाता है। निष्क्रिय गैस किस समूह में रहती हैं? तो निष्क्रिय गैस के समूह को 18वां समूह या शून्य समूह के नाम से जानते हैं। अगस्त 2018 के अनुसार पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं किस मंत्रालय के? तो पीयूष गोयल जो थे रेलवे मंत्रालय से संबंधित मंत्री थे। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगड़ा कहाँ पर है? तो भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगड़ा जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। बृहद्रेश्वर मंदिर बनाया गया था किसके द्वारा? तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बृहद्रेश्वर मंदिर बनाया गया था। 2021 में पहली बार पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2021 में पहली बार पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत सरकार करेगी या भारत देश करेगा अपना। हाल ही में जनवरी 2018 में वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड की घोषणा की है। ये बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। तेलुगु सिनेमा की सूरत बदलने का निर्देशन का नाम, तेलुगु सिनेमा की सूरत बदलने वाले निर्देशक का नाम जिन्हें 3 मई 2017 को 2016 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था काशीनाथुनी विश्वनाथ। भारत के संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 164 में बतलाया गया है। बीजू जनता दल क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है कहाँ की? तो बीजू जनता दल क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है उड़ीसा राज्य की। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में कौन पाया जाता है? तो अर्जेंटम सोना प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मुक्त तत्व के रूप में, माफ करिएगा, अर्जेंटम चांदी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 2018 में 42वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया था? तो 2018 में 42वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सौमित्र चट्टोपाध्याय को सम्मानित किया गया था। देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, कौन सा देश है वह? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो केपी शर्मा ओली ने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, तो एक संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। भारत में गुजरात सबसे बड़ा संसाधक है किसका? तो दूध का सबसे बड़ा संसाधक भारत में गुजरात है। सीएफ थॉमस ने भारतीय राज्य के किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो सीएफ थॉमस ने केरल कांग्रेस एम, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, केरल कांग्रेस के राजनीतिक दल का नेतृत्व सीएफ थॉमस ने किया था। 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2017 के लिए किसे चयन किया गया था? तो बंगाली कवि जॉय गोस्वामी का चयन 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा BeMgCa, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रश्न का सही उत्तर है। पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैग्नीशियन की शूटिंग कहाँ पर की गई, किस भाषा में की गई थी? तो पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन की शूटिंग जो है यह अंग्रेजी भाषा में की गई थी। बांध के पानी में क्या होता है? तो बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है, यह किससे संबंधित है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि और किसान कल्याण से संबंधित है। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है कब से? तो 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। मांसपेशी की क्रिया से उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी की क्रिया से उत्पन्न होने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान ज्ञात किया था। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में।
इसरो एक मिशन में 31 उपग्रहों को लॉन्च किया था। वह कहाँ से किया था? तो इसरो ने श्रीहरिकोटा से 31 उपग्रहों को एक मिशन से लॉन्च किया था। जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो प्लाज्मोडियम जीव जो होता है यह बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। मनु भाकर ने 2018 युवा ओलंपिक खेल के लिए महिलाओं की कोटा जगह सुरक्षित की। यह जोड़ी किससे जुड़ी है? तो मनु भाकर जो है निशानेबाजी से संबंधित व्यक्ति हैं। पहले समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? तो क्षार धातु कहते हैं पहले समूह के तत्वों को। पदार्थ के विभाजन के विचार को लंबे समय से माना जाता था, तो पदार्थ के विभाजन के विचार को लंबे समय से भारत में माना जाता था। पॉलिश की सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती हो, उसे क्या कहते हैं? तो पॉलिश सतह पर प्रकाश की किरण मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, इसे हम परावर्तन कहते हैं। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड से ढकते हैं प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो श्वसन यानी कि प्रश्वसन और निश्वसन सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। जुलाई 2018 में राष्ट्रमंडल खेल संघ के एथलीट सलाहकार आयोग में एशिया का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया था? तो दीपिका पल्लिकल को 2018 के राष्ट्रमंडल खेल संघ के लिए एथलीट सलाहकार आयोग में सदस्य के रूप में चुना गया था। कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्लिम रिक को कर्नाटक की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म के रूप में जाना जाता है। राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने क्या स्थापित किया था? तो दिल्ली राज्य का जो है एक प्रकार से स्थापना राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने की थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। भारत की शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी आकर्षि कश्यप किस खेल से जुड़ी है? तो यह बैडमिंटन की खिलाड़ी है आकर्षि कश्यप। अगला क्वेश्चन है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो इसे रेंसिडिटी कहते हैं। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत इस पुस्तक के लेखक है, वन इंडियन गर्ल। हाल ही में समाचार में देखा गया ई नाम शब्द किससे संबंधित है? तो ई नाम शब्द जो है यह कृषि बाजार से संबंधित है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो लोकतक ने यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कहाँ विकसित हुई है? तो यह अफ्रीका में विकसित हुई है। लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल 2018 में भारत की फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। उस फिल्म का नाम क्या था? तो उसका नाम था शून्यता। जैविक विविधता का आधारभूत धोत क्या है? तो उत्परिवर्तन जैविक विविधता का आधारभूत धोत है। श्वसन अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं, तो फेफड़ों की स्फीति के कारण फैलने के कारण फेफड़े हवा से भर जाते हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 2017 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? तो विदर्भ ने 2017 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो रिक्सिया ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए चयन किया गया था, किसका? तो शाहरुख खान का चयन किया गया था। 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो गोपाल गुरु को नियुक्त किया गया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द कौन सा है? तो वित्तीय घाटा वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द है। 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को दिया गया था कौन सा सम्मान? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार से निकोलस सरकोजी को सम्मानित किया गया था। किसने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो इसे हम क्षारीय मृत धातु समूह के नाम से जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, तो तेल और पानी को अलग अलग कीप या फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो डेमोक्रिट्स ने शब्द परमाणु को खोजा था। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो पुष्कर भारत के राजस्थान में स्थित है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है वह क्या कहलाता है? तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। दिसंबर 2017 में ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया निजी बैंक कौन सा था? तो आईसीआईसीआई बैंक इसमें शामिल किया गया था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो मराठी फीचर फिल्म कासव ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था।
मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान के स्थान पर 2014 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल अभियान शुरू किया गया था पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के नाम पर। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 232 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। एक सतही परिघटना कौन सी है? तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना का उदाहरण है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमण में उत्परिवर्तन के कारण नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण क्या होता है? तो जीन उत्परिवर्तन हो सकता है। जब एक संपीड़ित गैस को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देती है। किसमें? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। चाल दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जी का मान कितना होता है? तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जी का मान होता है। फरवरी 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव कौन थे? तो विजय गोखले 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव थे। अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है कौन? तो कंगारू अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक का संबंध किस राज्य से है? तो राजनीतिक नेता नवीन पटनायक उड़ीसा राज्य से संबंधित है। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपर रूप कहते हैं। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तीसरा भी है। अगला क्वेश्चन है, किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया? तो यह थी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के 35वें गवर्नर जनरल कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी, जो कि 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक 35वें गवर्नर के रूप में बिहार में सेवा प्रदान की इन्होंने। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी जुड़ी हुई है कहाँ से? तो फुटबॉल से संबंधित है बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी। महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन थे? तो विनोद तावड़े महाराष्ट्र राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वह कौन है जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, जिसने हड़प नीति नामक नीति तैयार की? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल का पद संभाला और हड़प नीति के जन्मदाता माने जाते हैं। लंदन 2018 में भारत के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार जीता किसने? तो लिपस्टिक अंडर माई बुर्का ने भारत के लिए लंदन में 2018 में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार जीता था। गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होगा? तो Gm/r/r² प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निलय की भित्ति आलंद की भित्ति से कैसी होती है? तो हृदय से संबंधित क्वेश्चन है, मोटी होती है। 250 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होगा? तो एल्यूमिनियम में यहाँ पर ध्वनि का वेग हमेशा ठोस में ज़्यादा होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री 2018 के अनुसार कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अतिनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो यह कौन सा ऊतक होता है? तो कैलेनकाइमा टिश्यू में यह घटना देखने को मिलती है। पू जोरमथंगा राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, तो ये मिजो नेशनल फ्रंट राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं जिनका नाम है पू जोरमथंगा। झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? तो यह आवर्ती गति होती है। अगस्त 2018 में एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन थे? तो प्रदीप सिंह खरोला जी थे। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस वर्ग में प्राणियों में शल्क की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? तो उभयचर प्राणियों में यह देखने को मिलता है। मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान निकोल कंटी 1420 ईस्वी का दौरा किया था, तो कहाँ पर किया था? तो निकोल कंटी ने विजयनगर का दौरा किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव क्या कहलाता है? तो यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होने वाले बदलाव होते हैं। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो ओम प्रतिरोध की ऐसा इकाई है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो 99% नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह कौन सा था? तो वह शैफील्ड फुटबॉल क्लब था। इथेनॉल का क्वथनांक कितना है? तो 780 डिग्री सेल्सियस इथेनॉल का क्वथनांक है। भारत में थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु को C और
एफ के मध्य यानी कि सेंटर ऑफ फोकस के मध्य वास्तविक, उल्टी और छोटी छवि प्राप्त करने के लिए कहाँ पर रखेंगे, तो वस्तु को यानी कि केंद्र से दूर रखेंगे, सेंटर से दूर रखेंगे, सेंटर से परे रखेंगे। संस्कृत पाठ में सत तंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसे 72 तार होते हैं, तो संतूर में 72 तार होते हैं और संस्कृत में से सततंत्री वीणा के रूप में जानते हैं। पश्मीना एक भारतीय अमेरिकी लड़की की करुणात्मक कहानी है। इसकी लेखिका कौन है, तो निधि चैनानी ने पश्मीना नामक ये कहानी लिखी है। पुनर्जनन के साथ साथ बडिंग द्वारा उत्पन्न कौन हो सकता है, तो हाइड्रा बडिंग के द्वारा उत्पन्न हो सकता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जून 2018 से कर्नाटक में सत्ता में राजनीतिक दल कौन सा है, तो कांग्रेस और जेडी गठबंधन जो है जून 2018 में कर्नाटक में सत्ता में राजनीतिक दल के रूप में था। विश्वनाथ आनंद को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2007 में पद्म विभूषण से विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया था। आज़ादी के बाद भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो 1952 में आज़ादी के बाद भारत के पहले आम चुनाव हुए थे। सोना किस में घुलनशील है, तो सोना एक्वारेजिया में घुलनशील है। निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किसने किया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम दिया था। श्री उडुपी रामचंद्र राव को 2017 में इनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो विज्ञान और अभियांत्रिकी में अपने योगदान के लिए उडुपी रामचंद्रन को 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था कब, तो 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है, तो अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसमें होती है, तो फेरस तत्वों में इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। चरम जलवायु कहाँ की है, तो दिल्ली की जलवायु चरम जलवायु है। पद्म पुरस्कार 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कितने रहे, तो 3 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, माफ करिएगा पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई है कहाँ से, तो यह ब्रिटेन से ग्रहित की गई है। संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना कौन सी थी, तो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिए गए तकनीकी ऑस्कर पुरस्कार 2017 का विजेता कौन है, तो आईआईटी के पूर्व छात्र पराग हवलदार ने यह पुरस्कार जीता था। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो यह रियाद में आयोजित हुई थी। पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वृषण में होता है। पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका में विभेदीकरण को कौन बढ़ाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन इसे बढ़ाता है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है, तो इसे हम स्नैप्स कहते हैं। भारत में इंडोनेशिया एक्वेटिक डाइविंग चैंपियनशिप 2017 में कितने पदक जीते थे भारत ने, तो भारत ने 6 पदक जीते थे। 19 जनवरी 2018 की सुबह कैप हॉर्न चक्कर लगाते हुए चालक दल में सभी महिला सदस्यों वाली भारतीय नौसेना की सेल बोट ने विश्व भ्रमण के कठिन पड़ावों में से एक को पूरा किया था। उस सेना का नाम क्या था, तो वह थी INSV तारिणी। 2017 के IIFA पुरस्कार में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय हेतु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो जिम सर्व को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह बल जो हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। एक जटिल स्थायी ऊतक कौन सा है, तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास ये प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंध युग के रूप में माना जाता है, तो राजपूत काल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निषेचित अंडा युग्मज समाविष्ट हो जाता है, तो गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6.4106 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 21 दिसंबर 2017 को प्रकाशित फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर रही थी, तो 105वें स्थान पर रही थी। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या मिलाकर इसे पीने योग्य अनुपयुक्त बनाया जाता है, तो मेथनॉल मिलाकर इसे पीने युक्त नहीं यानी कि अनुपयुक्त बनाया जाता है। एक मोनोकॉट क्या है, तो पैफियोपेडिलम एक मोनोकॉट का उदाहरण है।
तो दोस्तों ये थे 150 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियोस देखने के लिए हमारे टेस्ट पेपर्स के लिंक पर आप जा सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों 30 साल से लगातार पूछे जा रहे जीके के वो प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये 100 प्रश्न अगर आपने रट लिए तो जीके आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो एक बार पूरा वीडियो देखकर चेक कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो विषुवतीय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। श्वेत पेरेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो श्वेत पेरेरिल गणतंत्र के नाम से बेलारूस को जाना जाता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पैनाग को कहते हैं। ब्रॉडवे के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्रॉडवे के नाम से न्यूयॉर्क का नगर जो है, ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क जो है ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता है। क्वेकर सिटी के उपनाम से किस नगर को जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया है। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया का प्राचीन नाम है। सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से जानते हैं। लदांग चलवासी कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मलेशिया देश से लदांग चलवासी कृषि संबंधित है। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा विश्व में निकल का सर्वाधिक निर्यातक देश है। मेसाम्बी रेंज किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क क्षेत्र से मेसाम्बी रेंज संबंधित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? तो मुंबई से यूरोप जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडलीय परत में होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह आयन मंडल उपग्रह में स्थित होते हैं, जो कि वायुमंडल का एक स्तर है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से व्यापारिक पवनें चलती हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो मैरिनस नाम के मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं? तो इसे हम टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, तो इन्हें जलमग्न कटक कहते हैं। महासागरों में जो स्थल की पर्वत श्रेणियां होती हैं, संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियां, उन्हें जलमग्न कटक के नाम से जानते हैं। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 8,598 मीटर आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है। अबुजा किस देश की नई राजधानी है? तो नाइजीरिया की नई राजधानी है अबुजा। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर गर्त या चैलेंजर द्वीप समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है। आदम ब्रिज की स्थिति के पास, आदम ब्रिज किसकी स्थिति के पास स्थित है? तो यह आदम ब्रिज जो है पाक जलडमरू के पास स्थित है। आदम ब्रिज पाक जलडमरू की स्थिति के पास स्थित है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो वॉरेनियस का यह कथन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नम बिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में नम बिंदु बस्तियां पाई जाती हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो सरगासो सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम हरित ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑर्थीनियस सर्वप्रथम हरित ग्रह प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक थे।
विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो चीन देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो होम स्टेक स्वर्ण उत्खनन खदान जो है दक्षिण डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ चोटी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो पठारी भागों में उत्खनन व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जाता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो लगभग 8 अरब विश्व की अनुमानित जनसंख्या हो जाएगी 2025 तक। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के निवासियों को किवीज के नाम से जानते हैं। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर जो है प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है? तो बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो उद्यमशील प्रदेशों की कैटेगरी में आते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश प्रदेश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो गेरून नदी के तट पर फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह स्थित है। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर जमशेदपुर बसा हुआ है। प्रबाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हेमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हेमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन डेली ने किया था। तटीय प्रबाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोट चैनल के नाम से जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वॉन झील में सर्वाधिक लवणता विश्व में पाई जाती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवतीय प्रदेशों की प्रमुख उपज है रबड़। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार एशिया में है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहते हैं? तो वृद्धिशील प्रदेश मानसूनी प्रदेश को कहते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? तो अमेजन बेसिन से दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ लाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। इजमिर की घाटी जो अफीम के कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है टर्की देश में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में आता है? तो भारत देश में कपास की कृषि का सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भारत को करना पड़ रहा है चाय के निर्यात में। ट्रंक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रंक फार्मिंग। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो यह क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो तांबे का अग्रणी उत्पादक अमेरिका देश है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रेट बैंक विश्व का बृहत्तम सबसे बड़ा मत्स्य आहरण क्षेत्र है। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कार्यक घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा देश है? तो वह देश है एशिया। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन वर्तमान में जननांकिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो जननांकिकी संक्रमण की यह तृतीय अवस्था से भारत और चीन गुजर रहे हैं।
सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे घनी आबादी वाला देश है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ जनजाति है? तो मध्य एशिया की घुमक्कड़ जनजाति है किर्गिज। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति शिकार के लिए हारपून का प्रयोग करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो क्रिस्टीना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम है। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो कॉन्गो गणराज्य जायरे का आधुनिक नाम है। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो वेंचुआना लैंड बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम कारमोसा है? तो ताइवान का प्राचीन नाम कारमोसा है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन सा है? तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं? तो फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड मीनारों वाला शहर के उपनाम से जाना जाता है। निशी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो लोहासा को निशी शहर के नाम से जानते हैं। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पोलो ब्राज़ील का मैनचेस्टर है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो कैंट को इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टतम देश कौन सा है? तो मंगोलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टतम देश है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।